Good afternoon, everyone. बच्चे को अगर डाउट है अभी तो कुछ पूछ सकता है. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. बोलो बेटा. सर एक क्वेश्चन था कि जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का सर एटॉमिक मास 1 नहीं होता है एग्जैक्ट. 1.008 है. तो सर ये एटॉमिक मास होता है, मास नंबर होता है? एक ही बात कहते हैं बेटा, दोनों सेम. इसका मतलब मास नंबर पॉइंट्स में हो सकता है. हाँ, क्योंकि वो एवरेज होता है. तो आपके एनवायरनमेंट में जितने परसेंट हाइड्रोजन के आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं उन सबका एवरेज निकाल के फिर आपका पीरियोडिक टेबल में मास निकाला जाता है. जैसे मैंने क्लोरीन का एक आपको एग्जांपल बताया. और सर एटॉमिक मास और इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स में कोई रिलेशन होता है? हाँ, होता है. मास में होता है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सम करने पे मास नंबर आता है. और सर एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर आता है. ओके सर. ये आपका सब कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में आएगा चैप्टर में. ओके सर. ठीक है. किसी बच्चे का शीट का डाउट था आई थिंक, तो चल मुझसे पहले भी पूछा था. बेटा जब शीट का डिस्कशन स्टार्ट होगा ना, आप उन क्वेश्चंस को पूछ लीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा उन क्वेश्चंस के आप जो भी सॉल्यूशन. Yes sir, I was having doubt. हां, कुछ आपको वैसे डाउट कोई? हां बोलो, पूछो. Sir, I was having doubt in 4 questions. शीट के क्वेश्चन में आपको डाउट है या फिर वैसे नॉर्मल क्लास वाले क्वेश्चन में डाउट है? Sir, the questions you have given in homework from the sheet, in that questions you have actually explained 2 questions from that, but still I have some doubt. शीट के क्वेश्चंस में आपको डाउट है. मैं शीट के लिए जो क्लास डिस्कशन रखूंगा बेटा उस टाइम आप पूछ लेना, ताकि मैं क्वेश्चंस रिलेट करके फिर मैं सभी को बता सकूंगा. Okay sir. मार्क करके रख लो. मैं डिस्कशन जब होगा शीट का नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट ऑफ होगा, क्योंकि आज मैं आपको वॉल्यूम एनालिसिस और मास एनालिसिस पढ़ा दूंगा और कल इंटीग्रेशन पढ़ा दूंगा. तो शायद आपको टॉपिक कवर होगा तब आप पूछ लेना. ठीक है. हां, और किसी बच्चे को डाउट है कुछ? सर हां बोलो. सर जो हमने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पढ़ा था, हां सर उसमें एलिमेंट्स का होल नंबर रेशियो आता है. हां, रेशियो सिंपल रेशियो में आता है. होल नंबर 1:2 1:5. सर ऐसा क्यों होता है, पॉइंट्स में क्यों नहीं आता? अच्छा, ऐसा होता है क्यों है बेटा? वो कॉम्बिनेशन जब कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है, वो सिंपल होल नंबर रेशियो इन द सेंस का मतलब होता है कि जैसे 2:2 पॉइंट में आता है, आप 1:5 को निकालोगे तो 0.2 आएगा. ऐसी बात नहीं है. लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होगा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रेशियो आ रहा हो, जैसे 31:32. ऐसा कोई रेशियो आपका कभी नहीं बनेगा. तो बेटा देखो, एटम एक ही है, आपने एक एटम को कांस्टेंट ले लिया. ओके सर. एक तो आपने कांस्टेंट ले लिया, दूसरे के नंबर में इंक्रीज कर रहे हो. तो अगर उसका रेशियो निकालोगे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि नाइट्रोजन आपने फिक्स कर दिया, ऑक्सीजन का मास इंक्रीज करोगे, तो ऑक्सीजन क्या लोगे आप? नंबर ऑफ एटम ही तो बढ़ाओगे. यस सर. तो जितने नंबर ऑफ एटम बढ़ाओगे उतना रेशियो आपका आता जाएगा. तो सिंपल वो रेशियो अपने आप ही आएगा. क्योंकि अब मैं 16 ग्राम को 32 ग्राम को या 48 ग्राम को, तो सिंपल सी बात है, मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूँ कि एक ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम, इसका रेशियो निकालूंगा तो 1:1 1:2 1:3 आएगा. ओके सर. ठीक है. इसलिए सिंपल होल नंबर रेशियो आता है, क्योंकि एटम आपने नंबर ऑफ एटम इंक्रीज किया है, मास तो उस रेशियो में इंक्रीज होगा ही होगा. आप एटम बढ़ाओगे तो. ओके सर. ठीक है. हां बेटा बोलो. सर हां बोलो. सर आपने जो स्पेसिफिक ग्रेविटी में कहा था कि 0 से 4 0 से नहीं 4 बेटा, 4 डिग्री तक. हां, क्या 0 से 4 आगे बताओ. आपकी आवाज कट रही है थोड़ी. टेम्परेचर
सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे, ये आवाज अटक अटक के आ रही है। वो इंक्रीज करते तो पार्टिकल्स क्लोज आते जाते, तो सर उसका रीजन क्या था? मतलब एक और हाँ मतलब 0 से 4 होता होता। समझ गया। तो क्वेश्चन है कि 0 से 4 में जब बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स H2O के पास पास क्यों आते हैं, यही ना? यस सर, यस ठीक है। सर। इससे 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम देखो, जब सॉलिड्स की पैकिंग होती है तो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल दूसरे से अटैच हुआ, दूसरे से तीसरा अटैच हुआ, तो एक लंबा सर्कल सा अलजेब्रिक सम नहीं होता है। जैसे मान लो एक आपने D1 डेंसिटी का मिलाया है और दूसरा D2 डेंसिटी के, दो डेंसिटी के अलग अलग आपने सॉल्यूशन बना दिए हैं, तो डेंसिटी कभी ऐड नहीं होती। ठीक है, ओके सर। ये पॉइंट आप याद रखना, सभी लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेंसिटी का अलजेब्रिकली सम नहीं पॉसिबल। ओके सर। लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.8, इट इज टू बी डायल्यूटेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2। हां बेटा कर रहा हूं। देखिए आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ था कि आपका एक सॉल्यूशन था 1.8, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन थी। ठीक है, तो आपकी इनिशियल में स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 1.8। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने अलग से किसी डेंसिटी को ऐड, किसी और डेंसिटी का मटेरियल नहीं मिलाया, हमने क्या किया, उसको डाइल्यूट किया है। तो बेटा एक चीज देखो, जब आपका सॉल्यूशन एक सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बनता है, ये मिल करके आपका एक डेंसिटी का आपका सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अब इसको बढ़ा सकते हैं, मतलब इसको चेंज करने से डेंसिटी हम बदल सकते हैं, इसको चेंज करके हम डेंसिटी चेंज कर सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग, मतलब एक हमारा सॉल्यूशन सपोज ये फर्स्ट है, एक हमने अलग से सॉल्यूशन बनाया जिसमें सॉल्यूट आपका कुछ और था और सॉल्वेंट आपका कुछ और था, ये हमारा सॉल्यूशन सेकंड है। अब इन दोनों को अगर आप मिक्स करोगे तो जो, अगर मान लो इसकी डेंसिटी D1 है और इसकी डेंसिटी D2 है, तो आप फाइनल डेंसिटी D1 प्लस D2 नहीं लिखोगे, ये आपका गलत होगा। ठीक है, इसीलिए आपका एक स्टेटमेंट आता है कि जो डेंसिटी का अलजेब्रिक सम पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, वो यही स्टेटमेंट होता है कि आपका तो मान लो 1.2 ग्राम पर ml डेंसिटी का एक आपके पास सॉल्यूशन है। जैसे सिंपल समझ लो, आप पानी और ऑयल की कॉम्बिनेशन करना हो तो पानी को ऑयल में मिला दो, ठीक है, या ऑयल को पानी में मिला दो, एक की डेंसिटी 1.4। बेटा किसी का माइक म्यूट, बेटा सबका ही म्यूट होगा, आई थिंक सर ने सबका म्यूट कर रखा होगा, जिसका अनम्यूट है बेटा म्यूट कर लो। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए ऑयल है आपके पास और वाटर है, दोनों को आपने मिक्सअप किया तो डिफरेंट डेंसिटी का होता है। तो जैसे मान लीजिए इसकी डेंसिटी 1.4 थी ऑयल की और वाटर की डेंसिटी 1 है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि जो हमने मिक्सर किया उसकी डेंसिटी 2.4 होगी, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो दो डिफरेंट डेंसिटी के सॉल्यूशंस को हम ऐड अप नहीं करते कभी भी, मतलब ऐड करोगे तो डेंसिटी सम करके नहीं लिखना कभी। ठीक, हमने क्या किया कि हमारे पास सॉल्यूशन एक ही था, उसी का हमने सॉल्वेंट बदला है या फिर सॉल्यूट बदला है। बदला इन द सेंस का मतलब उसका अमाउंट चेंज किया है। ठीक है, अमाउंट अगर सॉल्यूट का चेंज करोगे तो डेंसिटी आपकी डिक्रीज इंक्रीज होगी, सॉल्वेंट बढ़ाओगे घटाओगे तब भी आपकी डेंसिटी इंक्रीज होगी। हमने बाहर से कुछ नहीं मिलाया है, तो हमारे पास 1.8 ग्राम पर ml का सॉल्यूशन था, उसमें क्या था कि एक सॉल्यूट था और सॉल्वेंट में हमारा वाटर था। हमने फिर वापस फर्दर वाटर और मिलाया है, तो वाटर और मिलाओगे तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, तो वाटर और जितना ज्यादा मिलाओगे तो 1.8 से और डिक्रीज होना शुरू होगा। दैट मींस आप सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की टर्म कम कर रहे हो। ठीक है, अब कंसंट्रेशन टर्म कैसे रिलेट होती है वो आपका आगे मोलैरिटी आएगा, उसमें कवर अप होगा। एक तो दो डेंसिटी को कभी आपको ऐड नहीं करना सीधा। अब लास्ट क्वेश्चन क्या था वो मैं एक बार बताता हूँ आपको। आपका क्या था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन था 1.8, एक सॉल्यूशन था सॉल्यूट प्लस सॉलिड का, इसमें हमने क्या किया प्लस वाटर और ऐड किया है। इसके बाद जो क्या हुआ, ओवरऑल डेंसिटी जो 1.8 चल रही थी वो डिक्रीज होने के बाद कितनी हो जाती है
1.2, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8 का मतलब आपकी डेंसिटी क्या थी पहले, 1.8 ग्राम पर एमएल, और इसकी डेंसिटी क्या थी 1.2 ग्राम पर एमएल। ये मैंने सीधे ग्राम पर एमएल में कैसे लिख दिया, क्योंकि वाटर के साथ सॉल्यूशन था, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी और सब्सटेंस अपॉन, मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में सिंपल सी लैंग्वेज बोले, वाटर के रिस्पेक्ट में डेंसिटी होती है। तो 1 से अगर जो डेंसिटी आपको गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप उसको 1 से डिवाइड करो, तो 1 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपकी वही रहेगी। अगर कुछ और सॉल्वेंट होता तो हम 1.8 का 1.8 ग्राम पर एमएल नहीं लिखते, तो हम फॉर्मूला लिख देते, तब नई डेंसिटी निकालते, ठीक है। तो इसकी वजह से कितना आया 1.2 ग्राम पर एमएल हमने कर दिया, ठीक। अब देखिए इनिशियल में मास कितना था, तो हमने सपोज कर लिया कि हमने लेट कर दिया कि 100 ml का सॉल्यूशन था, ठीक है। 100 ml का सॉल्यूशन है तो आपको डेंसिटी 1.8 गिवन है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दैट मींस मास इनिशियल में कितना हो गया 180 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम आपका कितना है इनिशियल में v1 इक्वल टू 100 ml। अब हमने क्या किया, ये आपका फर्स्ट था, ये सेकंड है। अब हमने क्या किया कि वाटर और ऐड किया, कितना ऐड किया 20 ml के बराबर वाटर और ऐड किया, मतलब वाटर कितना ऐड किया आपने 20 ml के बराबर। अगर वाटर ऐड करोगे तो सिंपल सी बात है, आपका जगह इसमें आप आधा जग भरा हुआ, फिर आपने आधा जग और पानी डाल दिया, इसका मतलब सिर्फ वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा है, मास ही बढ़ा होगा। मास कितना बढ़ा होगा, तो 20 ml वाटर का मास कितना आएगा 20 ग्राम। ये कैसे आएगा, आपको डेंसिटी कितनी पता है वाटर की 1 ग्राम पर एमएल, डेंसिटी के फॉर्मूले में पुट करो, वॉल्यूम आपका सीधा 20 ग्राम मास आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड मास कितना हुआ 180 प्लस 20 ग्राम, और फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ 100 ml प्लस 20 ml। देखिए v आपको इसलिए ऑड लग रहा होगा कि v मास की टर्म में कैसे आ गया, बेटा v आपका क्या है कि एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, मतलब हमने कुछ x y z मान लिया, आपने यहाँ अगर x ml कंसीडर किया होता तो मास आपका x ग्राम आता, ठीक है। तो हमने यहाँ v ml कंसीडर किया था, इसकी जगह v ग्राम आ गया, आप x ml कंसीडर कर लो, आपका x ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब जो आपसे नई डेंसिटी कहा हुआ है 1.2, आप इस फॉर्मूले पे रख के निकाल लो। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी, यानी 180 प्लस v अपॉन 100 प्लस v इक्वल टू 1.2। आप इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। हाँ बोलो कुछ नहीं तो। बेटा v ml हमने कंसीडर किया, लेट की वाटर हमने v ml माना, ठीक है। मैंने वाटर सपोज कर लिया कि हमने v ml वाटर लिया है, तो v ml वाटर का मास कितना आएगा, आप सिंपल ऐसे समझो कि अगर हमने वाटर 300 ml ऐड किया हो, आप सिंपली ऐसे समझ लो बिना अलजेब्रा के, अगर वाटर हमने 300 ml लिया होता, हाँ इट्स अ वेरिएबल, सही कह रहे हो, ये वेरिएबल है आपका, ठीक है। हमने जनरल एक, आप x कंसीडर कर लो, आपको b के साथ कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे सपोज करो वाटर अगर हमने 100 ml लिया होता तो 100 ml वाटर का मास कितना आता है 100 ग्राम, अगर हमने x ml लिया था तो क्या आता है x ग्राम आएगा, मैंने लिया क्या v ml, दैट मींस मास आपका क्या आएगा 20 ग्राम, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कर लिया है सबने, ये पिछले लेक्चर में भी कर लिया था आई थिंक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट
what is the relative density of a mixture of comma STP of 11.2 ml, 11.2 liter O2 and 44.8 ml liter ml H2 with respect to helium gas. ये WRT का मतलब है with respect to. बेटा 8 and 1 कैसे आएगा? आपका आंसर तो एक ही वैल्यू आएगी ना. रिलेटिव डेंसिटी आपसे पूछी है. maybe 1/4. पहुंचे हो रहे थोड़ा सा दूर हो. चलिए देखते हैं. मैं बताता हूँ आपसे क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर. मिक्सचर में क्या है 11.2 लीटर O2 प्लस 44.8 लीटर H2. एक चीज ध्यान रखना सब लोग फिजिकल केमिस्ट्री में जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको इस न्यूमेरिकल वाले तो आपको डाटा को एक समराइज फॉर्म में लिखते जाना जो जो आपसे क्वेश्चन में कहा हुआ है. आपसे क्या कहा हुआ मिक्सचर किसका है O2 का कितना 11.2 लीटर प्लस H2 का कितना है 44.8 लीटर. इसका एक मिक्सचर था. ठीक है. आपका होगा कुछ इसका आपका इससे क्या पूछा है रिलेटिव डेंसिटी. ठीक है. ठीक है. रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी 1 अपॉन डेंसिटी 2. अगर सेम नंबर ऑफ वॉल्यूम के लिए हम चेक करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है मास ऑफ मिक्सचर अपॉन. ठीक है. मास ऑफ मिक्सचर किसके रिस्पेक्ट में कहा है हीलियम गैस के रिस्पेक्ट में. दैट मींस मास ऑफ हीलियम. अगर यही आपका हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कहता है दैट मींस वो वेपर डेंसिटी फिर हम उसको डिफाइन कर देते हैं. तो वेपर डेंसिटी भी आपका क्या है एक तरीके से रिलेटिव डेंसिटी है. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है वो भी रिलेटिव डेंसिटी है. दोनों में तीनों में फर्क क्या है. रिलेटिव डेंसिटी आपकी सिंपल किसी भी जनरल टर्म को हम कहते हैं. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है कि वाटर के रिस्पेक्ट में जो डेंसिटी आती है उसे कहते हैं. वेपर डेंसिटी क्या है वो भी रिलेटिव डेंसिटी है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में लिखी जाती है हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में. आपसे ये इन जनरल
एक जनरल क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्या पूछा है, व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एसटीपी। आपका दो मिक्सचर है 44.8 लीटर का 11.2 लीटर का, ठीक है। अब किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, हीलियम के रिस्पेक्ट में, दैट मींस मास ऑफ मिक्सचर अपॉन किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, हीलियम के रिस्पेक्ट में, यानी मास ऑफ हीलियम। अब मास ऑफ मिक्सचर कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए मास ऑफ मिक्सचर का तो एक मैंने वो लिखा है आपको फॉर्मूला, हाँ 2 आंसर बेटा सही आया दिव्यांश शर्मा का। मास ऑफ मिक्सचर कैसे लिखते हैं, आपको एक मैंने बताया होगा एवरेज मास निकालने का फॉर्मूला अगर परसेंटेज की फॉर्म में लिखा हो, ठीक है। अब ये मोल का मैं बताता हूं आपको कैसे लिखते हैं, मास ऑफ मिक्सचर, ठीक है, या फिर इसको दूसरा एक और टर्म कहते हैं एवरेज मोलर मास। इसको एवरेज मोलर मास कैसे कहते हैं कि आपके नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो मिक्सचर हुआ उसके यूनिट मोल का मास कितना आएगा, ठीक है। तो मास ऑफ मिक्सचर या एवरेज मोलर मास क्या होता है, m1n1 प्लस m2n2 प्लस m3n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन। ये भी आगे तक है, n1 प्लस n2 प्लस n3 आगे तक आएगा, ठीक है। आपका यहाँ m1 क्या है, m आपका क्या है, सिंपल आपका ये मोलर मास है, और आपके n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो आपके इस सॉल्यूशन का जो आपका मिक्सचर हुआ है इसका मास ऑफ मिक्सचर क्या आएगा वो देखते हैं। बेटा आप लोग बताओ मास ऑफ मिक्सचर इसका क्या आएगा, एनीवन कोई भी सॉल्व करके बताओ इसका मास ऑफ मिक्सचर क्या आएगा, फिर मैं आगे बताऊं। इस फॉर्मूले से मास ऑफ मिक्सचर क्या आएगा, सर आप बोलो। वो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ मिक्सचर अपॉन क्या लिखा है वो अपॉन में, मास ऑफ हीलियम, हीलियम। हाँ हीलियम। ओके चलिए मास ऑफ मिक्सचर सबका 8 आ रहा है, देखते हैं। मास ऑफ मिक्सचर आपका 11.2 लीटर लिखा है, 11.2 लीटर कितना था, हाफ मोल, दैट मींस हाफ मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस 44.8 लीटर लिखा है, 44.8 लीटर कितना होता है, 2 मोल, Na2 और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, 2 मोल इसके आधा मोल इसके, टोटल कितना हो गया 5/2, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 16, 16 4 20, 20 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज आपके कितना है 8 का, ठीक है। ये आपका क्या है, मोलर मास का मिक्सचर जो बना था वो आया, यानी एवरेज मोलर मास आया, या फिर कह लीजिए मास ऑफ मिक्सचर आपका कितना है 8 ग्राम। बस अब आपसे रिलेटिव डेंसिटी पूछा है, दैट मींस Rd इक्वल टू मास ऑफ मिक्सचर कितना 8 ग्राम और मास ऑफ हीलियम कितना है 4, दैट इज इक्वल टू, और आपकी रिलेटिव डेंसिटी है जिसका मतलब यूनिट डेंसिटी। सर हां बोलो। सर मेरा डाउट था सर, ये आप मोल से डिवाइड क्यों कर रहे हो सर इसको, मास ऑफ मिक्सचर को? बेटा मास की यूनिट फिर बदल नहीं जाएगी, आपका मिक्सचर जिसके रिस्पेक्ट में एवरेज निकालना होता है, तो परसेंटेज में था m1 into परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, m2 into परसेंटेज ऑफ सेकंड, तो आपका एवरेज मोलर मास है। तो टोटल मास निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, आपकी टोटल आपको मास निकालना पड़ेगा ना। सपोज आपका कार्बन 1 मोल प्रेजेंट था, तो मास निकालोगे कितना आएगा 12 ग्राम। अगर आप ये निकालना चाहो कि 2 मोल कार्बन था तो मास क्या आएगा 24 ग्राम। तो m1 n1 करने से एग्जैक्टली हमें मास मिल रहा है कि कोई भी एलिमेंट का कितना मास प्रेजेंट है। ये पहले का मास हो गया, ये दूसरे का मास हो गया, ये तीसरे का मास हो गया, फिर टोटल नंबर ऑफ मोल से अगर डिवाइड करोगे तो आपको 1 यूनिट मोल का मिक्सचर का मास मिलेगा।
सर उससे यूनिट कम मोल value क्यों होता निकाल था। रहे हैं हम? क्या हुआ? ये हमारे पास ये ऊपर जो मास ऑफ मिक्सचर आएगा, जैसे हमारे पास 32 ग्राम था ये ऑक्सीजन आधे मोल में, तो इसका 16 ग्राम हो गया, और ये हाँ 4 ग्राम हमारे ये ना हाइड्रोजन हो गई, इन दोनों हाँ को मिला के हमारा 20 ग्राम हो गया मास। तो फिर हाँ। इसका फिर एवरेज निकालने की जरूरत क्यों है? बेटा एवरेज आपसे मास ऑफ मिक्सचर का मतलब होता है कि आपके यूनिट मोल का मास कितना आएगा। जैसे आपने क्या किया कि एक आपने चीनी लिया और नमक लिया, दोनों को मिक्सअप कर दिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि उसमें से एक स्पून चम्मच का आपने एक स्पून निकाला है, तो दोनों का मास अलग अलग आएगा ना। आप सेपरेटली चीनी का वेट करते एक चम्मच का और मिक्सचर का वेट करोगे तो दोनों अलग अलग आएगा। तो आप इसके एक पर्टिकुलर स्पून के निकालने के लिए क्या किया, हमने एक डब्बा चीनी था एक डब्बा नमक था, मिक्सअप कर दिया, एकदम शेक कर दिया। तो एक पर्टिकुलर चम्मच का मास निकालने के लिए हमने क्या किया कि उसमें अकाउंट के लिए कितने नंबर ऑफ चम्मच पॉसिबल है उससे उसको डिवाइड कर दिया। हमें क्या बताना है कि जो आपका मिक्सचर है, अगर उसमें से हम एक मोल लेते हैं तो उस मिक्सचर के एक मोल का मास कितना आएगा। या मास ऑफ मिक्सचर में यूनिट मोल के लिए लिखा जाता है, ठीक है। एक यूनिट मोल का मास कितना आएगा, तो ये रहा m1 n1 m2 n2, ये तो टोटल मास हो गया। अब एक यूनिट मोल का बताने के लिए क्या करोगे, जितने नंबर ऑफ मोल्स है सबसे उसको डिवाइड कर दो, तो पर्टिकुलर एक यूनिट मोल का आपके मिक्सचर का मास आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, इसलिए हमने एवरेज लिया है कि हमें एक यूनिट मोल का मास चाहिए, ना कि हमें टोटल मास चाहिए। हमें ये बताना है कि जितने नंबर ऑफ गैसेस हाँ ले सकते हो फॉर ए केसी मोड नंबर ऑफ m and n टेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर हाँ बोलो। सर ये जो O2 के जो मोल्स हैं सर ये हाफ है, और सर हाइड्रोजन के सर 2 मोल हैं, हाँ तो सर ये टोटल हो गए 2.5 मोल। हाँ 2.5। तो सर हम अगर इसका मास निकाल के हम हीलियम के 2.5 मोल के मास से अगर डिवाइड कर देंगे तो वो तरीका सही है? नहीं बेटा, वो मास अलग चीज हो जाएगी। आप 2.5 को सिंपल मोल से डील कर रहे हो, मोल Yes, से sir. डील करना हमें मास के साथ डील करना है। आपको टोटल मास के साथ डील करना है, आपको हीलियम के साथ कोई रिलेशन नहीं है उसका। यस सर। सॉरी, नोट कर लिया था सबने क्या? सर नहीं नोट किया था? सर वी हैव नोट बट समझ नहीं आया। आपने जो वो मास ऑफ मिक्सचर फाइंड किया ना, और उसके बाद वो रिलेटिव डेंसिटी वाला टर्म, सर प्लीज वो समझ नहीं आया बिल्कुल भी। क्या 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 नहीं समझ में आया? मास ऑफ मिक्सचर आपने कैसे फाइंड किया? अच्छा ठीक है, मास ऑफ मिक्सचर कैसे फाइंड किया, चलो मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए मास ऑफ मिक्सचर हमने कैसे निकाला है। मास ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला तो सबको समझ में आया, क्या लिखा हमने, m1 n1 plus m2 n2 plus m3 n3 plus and so on किया, अपॉन में नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया, दैट मींस n1 plus n2 plus n3 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ का क्या हुआ, मास ऑफ मिक्सचर। एक और ये जो मास ऑफ मिक्सचर लिखा हुआ है एक यूनिट मोल के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे समझिए कि ठीक है, अब इस टाइप से आप समझिए कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ सॉल्ट के बॉक्सेस थे 3 और चीनी के बॉक्सेस थे 2, ठीक है। 2 डब्बे आपके पास चीनी थी, 3 डब्बे आपके पास नमक थे, आपने सबको मिक्सअप कर दिया, ठीक है। टोटल मास आ गया, हमने सबको मिक्सअप किया तो टोटल मास आया, ये आपका टोटल मास। इस पॉइंट तक सबका क्लियर है? ये 3 डब्बे हमने चीनी लिया था, 2 डब्बे सॉल्ट लिया, हमने दोनों को मिक्सअप कर दिया, तो हमें टोटल मास मिल गया, ये हमने टोटल मास निकाल लिया। तो आपने ना हाफ मोल क्यों लिया था, बट तो वहाँ पे क्या हुआ? हाफ मोल 1/2 मोल लिया था ना हमने सर 0.5 का। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, So दोबारा से। now, हाँ so now I'm audible. हाँ ऑडिबल बताओ। Sir, actually I was asking कि जो हमने 1/2 into 32 किया था, तो हमने वहाँ पे हाफ मोल क्यों लिया? वो हाफ मोल गिवन था, 11.2 लीटर ऑफ O2 गिवन है। Yes sir. एसटीपी पे 11.2 लीटर का Yes sir. O2 के लिए yes. अब समझ में आया हाफ मोल क्यों लिया था? Okay fine. हाँ हाँ आ गया। ठीक है चलिए, और किसी का कुछ डाउट नहीं, आगे क्वेश्चन पे आए फिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार्बन compound containing carbon and oxygen as molar mass is equal to 288 on analysis it is found to contain 50% by mass of each element then what is the molecular formula of compound? That 288 है 2.88 नहीं है 288 है C वाला होना है
ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन में जैसा आंसर है C1209, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। आपका ये क्वेश्चन पहले हो चुका था, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला जो टॉपिक था उससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन अलग से दिया था आपको, चेक करने के लिए, आपको याद है कि नहीं। ठीक, आपका बाई मास कार्बन कितना परसेंट प्रेजेंट था, कार्बन कितना परसेंट है 50%, ऑक्सीजन कितना परसेंट है 50%, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास आपका 12, ऑक्सीजन का 16, ठीक। आप इसको डिवाइड कर दीजिए 50/12 एंड 50/16, ठीक है। डिवाइड करने पे कितना आएगा 25/6 एंड 25/8, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, रेशियो निकालने का। जो वैल्यू मिनिमम नंबर में होती थी उससे हम उसको दूसरे को डिवाइड करते थे। तो 25/8 आपका स्मॉल है, 25/6 आपका लार्जर है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यानी 25/6 मल्टीप्लाई बाय 8/25 डिवाइड किया तो दैट इज 4:3, और इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। इसके बाद हम क्या करते थे कि हम ये चेक करते थे कि हमारा जो नंबर आया वो रेशियो में आया है कि नहीं आया, या फिर इंटीजर आया है कि नहीं आया। तो हम क्या चेक करते थे कि हमारा जो नंबर आया वो किस में आना चाहिए, इंटीजर फॉर्म में। ये हमारा नंबर किस में आया, रेशियो में 4:3। ये हमारा नंबर क्या है, इंटीजर फॉर्म में, यानी इसको इंटीजर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, यानी ये कितना आएगा 4 और ये कितना आएगा 3। दैट मींस आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, C4O3। ठीक है। अब जो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है इसका n कैसे कैलकुलेट करते थे, जो आपका मोलर मास गिवन है तो इसको एम्पिरिकल मास से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका स्मॉल n आ जाएगा। तो मोलर मास आपको कितना गिवन है 288। दैट मींस n इक्वल टू आपका क्या होता था, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। मोलर मास आपका कितना गिवन है 288, और एम्पिरिकल मास आपका कितना आएगा, आप इसको ऐड अप कीजिए, 12 4 जा 48 एंड 48 96, ठीक। आप इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आंसर आ रहा है आपका 3। दैट मींस आपका जो एम्पिरिकल फार्मूला है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मींस आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा C12O9। ठीक है डन। चलिए ये आपका मोल एनालिसिस में जितने भी पार्ट आपके क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे वो सारे मैंने करा दिए। मोल एनालिसिस में आपके परसेंटेज कंपोजिशन के साथ पॉसिबल क्या क्वेश्चन थे, आपके डेंसिटी के साथ पॉसिबल जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए। ठीक है, अब हम आते हैं मास एनालिसिस पे। सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर इस क्वेश्चन को परसेंटेज कॉम्पोजिशन के मेथड से भी कर सकते थे ना? हाँ बिल्कुल कर सकते थे। सर इस क्वेश्चन को परसेंटेज कॉम्पोजिशन के मेथड से भी कर सकते थे? हाँ हाँ कर सकते थे आप। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं मास एनालिसिस पे। आपको सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 4 Fe
3O2 gives 2 Fe2O3. ठीक है, क्वेश्चन है आपका, व्हाट वेट ऑफ Fe will be required to produce 96 gram of Fe2O3. आपका Fe का एटॉमिक वेट गिवन है 56. ठीक है, आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से कर सकते थे जो आपको पहले पढ़ाया हुआ है. जैसे मेथड फर्स्ट आपका मोल मोल एनालिसिस से भी आप कर सकते थे. ठीक है, मोल मोल एनालिसिस से कैसे, आपको किसका नंबर ऑफ मोल गिवन है, व्हाट वेट ऑफ Fe will be required to produce 96 ग्राम ऑफ Fe2O3. ठीक है, दैट मींस मोल्स ऑफ Fe2O3 अगर आप कैलकुलेट करोगे दैट इज 96 अपॉन मोलर मास. Fe2O3 का मोलर मास आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 112 प्लस 48 160. ठीक है, दैट मींस आप इसको 160 से डिवाइड कर दो, सॉल्व करो. 48 80 412 420 4 is a 3/5. That means 3/5 mole of Fe2O3 प्रोड्यूस हुआ है. आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वेट ऑफ आयरन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस. ठीक है, अब आप मोल मोल रिलेशन लगाना स्टार्ट करो. देखिए 2 मोल Fe2O3 के लिए कितने मोल आयरन चाहिए, 4. ठीक है, यानी एक के लिए कितना चाहिए होगा, 1/2. आप इसको अप्लाई करके जैसे सिंपल मैथ सॉल्व करते हैं उस टाइप से सॉल्व कर सकते हो. टू मोल Fe2O3 के लिए आयरन कितने चाहिए, 4 मोल. दैट मींस 1 मोल ऑफ Fe2O3 के लिए कितना चाहिए होगा, 4/2. दैट इज 2 मोल ऑफ Fe रिक्वायर्ड होगा. अभी हमारे पास Fe2O3 के कितने नंबर ऑफ मोल है, 3/5 मोल ऑफ Fe2O3. दैट मींस 2 into 3/5 दैट इज इक्वल टू 6/5 मोल ऑफ Fe. ठीक है, 6/5 मोल ऑफ आयरन
आयरन का आपका एटॉमिक वेट कितना होता है 96, आप उसको पुट करो सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम सबने नोट कर लिया तो हम सेकंड मेथड पे आते हैं, मास एनालिसिस पे, जो हमारा टॉपिक है आज का इसमें का। ठीक है, ठीक है, अब मास एनालिसिस पे आते हैं। आपका लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है, जितना लेफ्ट में मास है उतना राइट में मास कंजर्व रहेगा। आपका इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था 160। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रिलेशन पे आते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपका कितना था 160, हमने प्रोड्यूस कितना किया 2 मोल, दैट मींस टोटल मास कितना प्रोड्यूस हुआ 320 ग्राम, यानी 320 ग्राम ऑफ Fe2O3 के लिए Fe कितना रिक्वायर्ड है 4 मोल चाहिए। 4 मोल का मास कितना आएगा 56 into 4 दैट इज 224 ग्राम, दैट मींस 320 ग्राम ऑफ Fe2O3 के लिए कितना चाहिए 224 ग्राम चाहिए। ठीक है, दैट मींस 1 ग्राम ऑफ Fe2O3 के लिए कितना चाहिए होगा 224 ग्राम अपॉन 320। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में कितने के लिए पूछा है आपसे 96 ग्राम Fe2O3 के लिए कितना चाहिए 224 अपॉन 320 into 96। आप इसको सॉल्व करेंगे आपका 67.2 ग्राम आपका आंसर है। बेटा आपका 320 जो है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में Fe2O3 जितना ग्राम मिला है वो मास 320 ग्राम है। Fe2O3 का खुद का मोलर मास कितना आता है 160 ग्राम, हमें मिला कितना है 2 मोल मिला है, दैट मींस टोटल वेट कितना फाइंड आउट हुआ है 320 ग्राम। एंड 320 ग्राम फाइंड आउट करने के लिए हमें आयरन कितना चाहिए थे 4 मोल, 4 मोल का आपका वेट कितना होगा 224। ठीक है, इसे 320 ग्राम ऑफ Fe2O3 के 224 ग्राम ऑफ नेक्स्ट हम आते हैं वॉल्यूम एनालिसिस पे। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। आपको एक रिएक्शन गिवन है N2 गैस plus 3H2 gas gives 2NH3 gas। आपको क्वेश्चन गिवन है if H2 that is hydrogen gas consume 21 liter, then how many volume of N2 required to produce
NH3. Assume 100% use of yeah. ठीक है, देखिए आपसे क्या कहा हुआ 21 लीटर ऑफ H2, दैट मींस 21 लीटर। आप इसको मोल की टर्म में सबसे पहले रिलेट करना स्टार्ट करो। 1 मोल के लिए 3 मोल रिक्वायर्ड था, ठीक है। वॉल्यूम के टर्म में इसी पे आओगे तो V ml के लिए आपका V लीटर ये रिक्वायर्ड होगा, V ml के लिए V ml 3 V ml रिक्वायर्ड होगा। दैट मींस अगर हमने 21 लीटर लिया है, इसका मतलब इसका 1/3 N2 के रिक्वायर्ड होंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ N2 कितना यूज होगा, दैट इज इक्वल टू 7 लीटर। वॉल्यूम ऑफ NH3 कितना प्रोड्यूस होगा, वॉल्यूम ऑफ NH3 कितना आएगा 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आते हैं। सर हमने इधर मोल को वॉल्यूम से रिलेट क्यों किया है? बेटा उस लॉ में हमने पढ़ा था कि गैसेस का जो इक्वल मोल रेशियो होता है उसी रेशियो में आपका वॉल्यूम का भी रेशियो होता है, ये दूसरा लॉ हमने पढ़ा था ना, ठीक है। जैसे मोल के साथ हम उसको रिलेट करते हैं ना वॉल्यूम के साथ, गैस के वॉल्यूम को। अगर ये 1 मोल लेता है तो ये 3 मोल, इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे तो ये अगर 1 लीटर यूज होगा तो दैट इज आपका 3 लीटर यूज होगा, ठीक है। अगर ये 100 ml यूज हुआ दैट मींस आपका 300 ml यूज होगा। ये हमने गेल-लुसाफ लॉ में पढ़ा था ना, ठीक है। उसी को हमने यूज किया है कि अगर ये 21 लीटर हमने यूज किया है, ठीक है, तो दैट मींस इसका कितना रिक्वायर्ड होगा, तो 1/3 रिक्वायरमेंट इसके पास आएगी, क्योंकि हम रिलेशन अभी क्या पढ़े थे कि V वॉल्यूम के लिए कितना चाहिए होगा 3V। अगर ये हमें 21 गिवन है दैट मींस ये कितना यूज किया होगा हमने 7 यूज किया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 at STP will be required
56 ग्राम ऑफ Fe। आपको रिएक्शन गिवन है 4 Fe सॉलिड प्लस 3 O2 gas, it gives 2 Fe to 3। आंसर 16.8 लीटर सही है। देखिए आपसे क्या होगा सर, मोल ऑफ Fe डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 3। हमने मोल मोल रिलेशन लगा दिया। मोल ऑफ Fe आपको कितना गिवन है, क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, 56 ग्राम ऑफ Fe। 56 ग्राम आपका वेट, 56 ग्राम आपका एटॉमिक वेट अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ O2 अपॉन वेट। देखिए नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। मोल वेट आपको कितना गिवन है 56 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है आपका Fe का 56 डिवाइड किया 1/4 दैट मींस मोल ऑफ O2 इक्वल टू कितना आएगा 3/4। ठीक है 3/4 मोल ऑफ O2 है। अगर आप इसका एसटीपी पे वॉल्यूम निकालेंगे तो ऐड एसटीपी 3/4 into 22.4 लीटर। आप इसको सॉल्व कीजिए 16.8 लीटर। नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं आप लिमिटिंग रिएजेंट। तो शॉर्ट में हम LR कहते हैं। द रिएजेंट which is in limited quantity is called limiting reagent। ठीक है इसको हम लोग पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं एग्जैक्टली ये होता क्या है और हमें इसे यूज कैसे करना है। सपोज एक हमको एग्जांपल गिवन है N2 गैस प्लस 3S2 गैस, it
gives 2NH3 gas. ठीक है, सपोज क्या कि हमने एक कंटेनर में N2 गैस और 3 हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन स्टार्ट की, हमने इसके 2 मोल ले लिए और हमने इनिशियल में इसके 5 मोल लिए। बेटा बता रहा हूँ भाई लिमिटिंग रिएजेंट क्या है और एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस टॉपिक में। देखिए इससे अभी तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं, आपने बी क्या बता दिया। मैं तो अभी टॉपिक समझा रहा हूँ आपको। Z प्लस t इक्वल टू 0 टाइम t इक्वल टू 0 है और ये 3s2 गैस है। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट को समझते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे सपोज कि आपका N2H2 की रिएक्शन चल रही थी, आपका N2 कुछ अमाउंट में था, H2 किस अमाउंट था, रिएक्शन करने के बाद अमोनिया फॉर्म कर रहा था। स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें क्या चाहिए कि जितना ये मोल लिया है उसका 3 टाइम्स अगर ये मोल लेंगे तो 100% कंज्यूमेंस के साथ कंजम्पशन के साथ अमोनिया फॉर्म होगा, यानी आपका N2 भी कुछ नहीं बचेगा और हाइड्रोजन भी कुछ नहीं बचेगा। मतलब अगर हमने ये 5 मोल लिया है, अगर 1 लिया है तो इसके लिए 3 चाहिए, अगर 2 लिया है तो इसके लिए 6 चाहिए, अगर ये 3 लिया है तो इसके लिए 9 चाहिए 100% कन्वर्जन के लिए। मतलब हमारे कंटेनर में नाइट्रोजन बेटा हाइड्रोजन 6 मोल चाहिए, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि आपको मैंने दिए 5 मोल है, आप पहले टॉपिक समझ लो, उसके बाद जवाब देना, उसके बाद क्वेश्चन पूछना। ठीक है, ये एग्जैक्टली टॉपिक क्या है। आपके नाइट्रोजन के 1 मोल है, उसके लिए 3 चाहिए हाइड्रोजन, 2 है तो 6 चाहिए हाइड्रोजन, अगर 3 है तो कितने चाहिए, 9 मोल हाइड्रोजन चाहिए। लेकिन ये आपका स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में चल रहा है, ठीक है, दैट मींस 100% कंजम्पशन के लिए आपका कितना किस रेशियो में रिक्वायरमेंट है, हमेशा मोल 1:3 की रेशियो में। यहां तक पॉइंट सबका क्लियर है। अब अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास जो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स है या हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स इसके रेशियो में ना आए, ठीक है, मतलब एक नाइट्रोजन के लिए 3 चाहिए, 2 के लिए कितना चाहिए ना 6। हमें क्वेश्चन में क्या कहा कि आपके पास नाइट्रोजन तो 2 है लेकिन हाइड्रोजन मैंने आपको 5 ही दिया, ठीक है, इसका मतलब एक अमाउंट हमारे पास अब ज्यादा हो गया, दूसरा अमाउंट कम हो गया जितना रिएक्शन के लिए चाहिए था। अगर ये 6 मोल होता तो रिएक्टेंट साइड में आपका कुछ भी नहीं बचता, सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में, ठीक है। अब हमारे पास दोनों में से एक एलिमेंट लिमिटेड अमाउंट में हो गया, दोनों में से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कोई एक एलिमेंट हमारा लिमिटेड अमाउंट में हो गया। ये कैसे पता चला, ये इस पर्टिकुलर 1:3 के रेशियो में नहीं है, ठीक है, तो जो लिमिटेड अमाउंट में हुआ है वो हमारा एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो जिस टाइम पे वो एलिमेंट खत्म होगा उसी पॉइंट पे हमारी रिएक्शन होनी रुक जाएगी। हमें रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों चाहिए एक साथ। अगर किसी भी पॉइंट पे दोनों में से कोई एक खत्म हो जाए तो दूसरे वाला रिएक्टेंट आप बढ़ाते जाओ, रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। ये पॉइंट सबको समझ में आया जो मैंने बताया कि आपके पास एक कंटेनर में नाइट्रोजन गैस भी है, हाइड्रोजन गैस भी है, ठीक है, आपके दोनों एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट पहले खत्म हो जाए और आपकी नाइट्रोजन सपोज बची रह गई, या फिर आपका हाइड्रोजन बचा रह जाए और नाइट्रोजन पूरा कंप्लीट खत्म हो जाए, उसके बाद फर्दर आपकी कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, आप हाइड्रोजन चाहे जितना बढ़ा लीजिए। मतलब जो एलिमेंट आपका बचा हुआ है उसका अमाउंट और ऐड करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन के लिए दूसरा एलिमेंट आपके पास प्रेजेंट नहीं है, वो लिमिटेड अमाउंट में था, ठीक है, इसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट दोनों में से कौन सा है जो खत्म हो गया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आते हैं, नाइट्रोजन के हमने कितने मोल लिए हैं, 2, हाइड्रोजन के कितने लिए हैं, 5। एग्जैक्टली 100% कंजम्पशन के लिए कितना लेना चाहिए था हमें, हाइड्रोजन 6, ठीक है, दैट मींस इन दोनों में से कौन सा ऐसा अमाउंट है जो पहले खत्म हो जाएगा, कौन सा आपका एलिमेंट है जो पहले खत्म हो जाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में से कौन सा एलिमेंट पहले खत्म होगा, हाइड्रोजन, ठीक है, दैट मींस आपका हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, Lr है, दैट मींस आपका हाइड्रोजन आपका यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे।
फर्स्ट पॉइंट हमें ये पता करना था लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। दूसरा पॉइंट अगर हमें ये पता करना हो कि भाई एक्सेस रिएजेंट कौन है, एक्सेस का मतलब आप जो बच गया उसे हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो आपके कंटेनर में ये बचा रह गया, दैट मींस ये आपका एक्सेस रिएजेंट है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने खत्म हुए कितने बचे हैं, हमें इससे अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्लियर होगा। अब तीसरा पॉइंट ये आता है कि भाई प्रोडक्ट फिर किसके अकॉर्डिंग फॉर्म करेंगे। ठीक है, हमारे पास N2 था, H2 था, एक आपका ज्यादा हो गया, एक आपका कम हो गया, तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग फॉर्म होगा। देखिए अगर आपके पास N2 ज्यादा है H2 कम है, तो रिएक्शन रुकी कब थी, जब हाइड्रोजन खत्म हुआ था। उसके बाद फर्दर कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुई है, यानी जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तीनों पॉइंट सबको क्लियर हो गए। पहला पॉइंट लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पहचानना है, तो बाय डेफिनेशन हमें पता है जो पहले खत्म हो जाएगा दूसरे से पहले, दैट मींस वो लिमिटिंग रिएजेंट है। दूसरा एलिमेंट जो बचा रह जाएगा वो एक्सेस रिएजेंट है। अब प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग फॉर्म होगा, जो हमारा एलिमेंट लिमिटिंग रिएजेंट है उसके मोल के रेशियो के हिसाब से अब हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और तीनों पॉइंट क्लियर हो गए सबके। अब हम इसको पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करते हैं, एक्सेस रिएजेंट फाइंड आउट करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिखता हूं स्टार्टिंग से, तो स्टार्ट करता हूं। आपके पास N2 का गैस फॉर्म है, दैट इज आपको 2 मोल गिवन था, प्लस H2 लिया था गैस फॉर्म में, ये आपको कितना मोल गिवन था, 5 मोल गिवन था। और फॉर्मेशन क्या किया था हमने, 2NH3 गैस। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम बिल्कुल अपने बेसिक मेथड से चलेंगे जैसे हमने पढ़ा हुआ है, उसके बाद हम एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, हर जगह हम वही नहीं लिखेंगे। देखिए आपका रेशियो क्या चाहिए था, 1:3 का। अभी जो रेशियो किसमें है, 1:3 में नहीं है। ये आपका अमाउंट कम है और ये आपका अमाउंट ज्यादा है, दैट मींस हमने ये जो पहचान लिया ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और ये हमारा एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो पहला आपसे सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या निकालना होता है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जितने फॉर्म होंगे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, और बी पार्ट आपका है मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिमेन्स। आपको ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है कि प्रोडक्ट के कितने मोल फॉर्म हुए हैं, और दूसरा पार्ट है कि एक्सेस रिएजेंट टेन बाई थ्री। ठीक है, 10/3 आंसर सही है। इस पार्ट का आंसर क्या आएगा, पहले पार्ट का तो आंसर सबका सही है कि 10/3 आएगा। दूसरे वाले पार्ट का आंसर कितना आएगा, एक्सेस रिएजेंट कितने मोल बच गया, 1/3। बेटा 1 कैसे आ रहा है, एक्सेस रिएजेंट 1 मोल कैसे बचा रह जाएगा। चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं, फिर आपका दूसरे पार्ट करते हैं। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मैंने क्या कहा था कि
आपके प्रोडक्ट के मोल्स किसके अकॉर्डिंग निकलेंगे, जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है इसका, हाइड्रोजन। तो दैट मींस 3 मोल्स ऑफ H2 से मोल मोल रिलेशन आप लगा दो, मोल्स ऑफ H2 by 3 that is equal to moles of NH3 divided by 2। मोल्स ऑफ H2 आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में, 5, यानी 5 by 3 equal to N of NH3 by 2, यानी N of NH3 equal to 10 by 3। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। देखिए दूसरे पार्ट में आपका क्या है कि 2 मोल्स ऑफ N2 हमने लिया था, ठीक। अब हमारा फोकस इस पे नहीं ले रहेगा कितने मोल्स ऑफ N2 हमने लिया था, हमारा फोकस ये रहेगा कि जो हमने H2 जितना अमाउंट का यूज किया है उतने अमाउंट के लिए हमें N2 कितना रिक्वायर्ड था। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, हमें इस 2 मोल से कोई लेना देना नहीं है, ये हम लास्ट में निकालेंगे। 2 मोल्स में से उस मोल को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे जितना अमाउंट ऑफ H2 ने यूज कर लिया, ठीक है। देखिए किया क्या हमने कि जो आपको लिमिटिंग रिएजेंट गिवन था हम ये निकालेंगे कि N2 का कितना मोल रिक्वायर्ड है 5 मोल H2 के लिए, ठीक है। दैट मींस हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मोल ऑफ N2 by 1 that is mole of H2 divided by 3, यानी मोल ऑफ N2 कितना रिक्वायर्ड था इसके लिए, that is equal to 5 by 3 equal to 1.67, ठीक है। इतने मोल्स ऑफ N2 हमें रिक्वायर्ड थे 5 मोल ऑफ H2 रिएक्शन कराने के लिए। तो मोल्स ऑफ एक्सिट रिएजेंट रिमेन्स या फिर कह लीजिए लेफ्ट बचा हुआ अमाउंट हमें बताना है। हमने लिया कितना था, 2 मोल, रिएक्शन में गए कितने, 1.6 मोल। दैट मींस मोल्स ऑफ N2 रिमेन्स या फिर लेफ्ट दैट इज इक्वल टू 2 minus 1.67 0.3। बेटा घर पर एक बी पार्ट रिपीट करता हूं, आप नोट कर लो। आपका सेकंड पार्ट में दोबारा रिपीट करता हूं। फर्स्ट पार्ट में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, ए पार्ट में किसी को डाउट है, बेटा एक था मैं कर रहा हूं, बी पार्ट रिपीट कर रहा हूं। चलिए बी पार्ट को मैं दोबारा रिपीट करता हूं। देखिए हमें ये पता चल गया हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा था, हाइड्रोजन। अब आपसे पूछा क्या है, मोल्स ऑफ N2 रिमेन या फिर कह लीजिए जो आपका लेफ्ट बचा रह गया है, ये हमारे पास एक्सिस रिएजेंट है, ठीक है। ये हमें कैसे पता चलेगा, इस टाइप से चलेगा कि जैसे 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन आपके पास है, ठीक है। 5 मोल हाइड्रोजन के लिए नाइट्रोजन कितने नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड है, अगर हम ये कैलकुलेट कर लें, ठीक है, हमें ये पता चल जाएगा नाइट्रोजन कितने मोल बचा हुआ है। आप ध्यान समझिएगा, 5 मोल हाइड्रोजन के लिए जितना मोल नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है उतना मोल तो रिएक्शन करके खत्म हो गया, ठीक। जितना अमाउंट बचा हुआ है तो जो रिएक्शन करके एंड हो गया, जो बचा हुआ अमाउंट है वो हमारे पास N2 आपका एक्सेस में है, ठीक है। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे 5 मोल हाइड्रोजन रिएक्शन के लिए N2 को कितने नंबर ऑफ मोल्स हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है। दैट मींस मोल्स ऑफ N2 अपॉन 1
that is equal to moles of H2 upon 3. The moles of N2 यहाँ जो लिखा है that means ये required moles of N2 लिखा हुआ है. Moles of N2 equal to moles of H2 कितने यूज किए हमने 5, that is equal to 5/3. इसका मतलब 5 मोल हाइड्रोजन के रिएक्शन के लिए नाइट्रोजन हमें कितना रिक्वायर्ड था 5/3. ठीक है, यानी आपका जितना N of N2 रिमेन्स आपके रह गया है, जितना लेफ्ट बचा हुआ है वो अमाउंट कितना होगा 2 - 5/3 that is equal to 1.3 that is equal to 0.33. अब मैं आपको इससे दूसरा मेथड बताता हूँ, आपको हमेशा ये अप्लाई नहीं करना है. ठीक है, आपको मैं सेकेंड मेथड बता रहा हूँ, बस मैं हर स्टेप को ध्यान से समझिएगा कि कैसे कैसे अप्लाई किया है, वो स्टेप याद रखिएगा. उसमें अगर मन होगा तो साइड में छोटा छोटा लाइन लिख दीजिएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या किया है. ठीक है, इसको मिटाता हूँ और अपना दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं. मिटा दो इसे. ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, आपके जो क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स लिखा होगा उस रिएक्शन में वो नीचे लिख दीजिएगा. नंबर ऑफ मोल्स हमें कितना गिवन है 2 और दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सॉरी 5 गिवन है. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट क्या करना है, हमें सबसे पहले लिखना है रेशियो. रेशियो किसका किसका, जितना नंबर ऑफ मोल्स गिवन है यानी 2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो आपको गिवन है. ठीक है, इसमें क्या करना, जितना आपके मोल्स गिवन है अपॉन जिसका जितना इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गिवन है. यानी रेशियो में हमने क्या किया, मोल गिवन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ठीक है, अगर इसको निकालो कितना आएगा 2 और ये निकालोगे तो कितना आएगा 1.66. अब आपको यहां से चेक करने की जगह यहां पर चेक करो कि दोनों में से कम कौन सा है. तो दोनों में से कम कौन सा अमाउंट है 1.66. ठीक है, दैट मींस अब रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगी 1.66 के अकॉर्डिंग. लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब ये आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा. आपको क्या करना है, अब रिएक्शन आपको प्रोसीड करानी है. ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड कराओगे आप, इसको क्या करोगे 0, क्योंकि ये खत्म हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट है. तो जितना अमाउंट ये गया है उतना अमाउंट इसमें से लेके गया होगा, यानी 2 - 1.66 यानी कितना बचेगा 0.33. ठीक है, अब आपका यहाँ यहीं से आपको प्रोडक्ट डिफाइन कर देना है. ये 1.67 था, यही जितना अमाउंट आपका यहाँ से खत्म हुआ उतना अमाउंट आपको यहाँ पे बना देना है. यानी कितना अमाउंट खत्म हुआ था 5/3 या फिर कहेंगे 1.67. यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड हो गया. ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकाला, रेशियो निकाला, फिर आपकी रिएक्शन प्रोसीड कराइए. अब आपने जिस रेशियो से डिवाइड किया था उसी से आप मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, इस रिएक्शन में जो आपने किस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या किया था, डिवाइड किया था, उसी से आप मल्टीप्लाई कीजिए. यानी 0.33 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 0.33 मोल. 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 * 3 दैट इज इक्वल टू 0 मोल. इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, दैट मींस 1.67 मल्टीप्लाई बाय 2. यहां पे एग्जैक्टली क्या था 5/3 था, उसको मैंने 1.67 लिखा था. अगर इसको 5/3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे कितना आएंगे 10/3 मोल.
अब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो। सबसे पहले आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा था, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, यहाँ से हमें पता चल गया 0। फिर क्या पूछा था, एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, यहाँ से पता चल गया नाइट्रोजन। फिर आपसे पूछा था प्रोडक्ट के कितने मोल फॉर्म हुए, आंसर है 10/3। लिमिटिंग रिएजेंट कितना बचा रह गया था, आंसर है 0.33 मोल। अब तो जितना पार्ट पूछेगा इस छोटे से पार्ट में आपके सारे आंसर। सेंटर पोर्शन समझ गया बेटा। सेंटर पोर्शन में आपके रिएक्शन हमने प्रोसीड कराई है, मतलब जो रिएक्शन होनी थी, मोल्स आपके इधर उधर जाने थे, जो रिएक्शन होनी थी वो हमने रिएक्शन प्रोसीड कराई है, ठीक है। तो जो आपका रिएक्शन था, लिमिटिंग रिएजेंट था, उसको खत्म कर दिया। उसके बाद सबको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके हमने सबको बराबर लेवल पे लेके आए। तो सेकंड स्टेप में हमने रिएक्शन कराई, एग्जैक्टली हुआ क्या क्या है। अच्छा, दोबारा से मल्टीप्लाई क्यों किया बेटा? देखिए सबको हमने पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके सबको इक्वल रेशियो में लेकर के आए, सबको बराबर लेवल पे लेके आए, लेकिन एग्जैक्टली बराबर लेवल पे नहीं थे। हम पहले बराबर लेवल पे लेके आए, फिर हम रिएक्शन कराए। अब जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इस रेशियो में होगा, आप उसको दोबारा उससे मल्टीप्लाई करके उसके उस लेवल पे रिएक्शन के लेवल पे लेकर जाओगे। यहाँ हमने डिवाइड किया था रेशियो से आपको लेवल पे लेके आने के लिए कि भाई जो 1 और 3 का रेशियो वो मेंटेन हो जाए। हमने सबको इक्वल लेवल पे कर दिया, इक्वल लेवल पे रिएक्शन कराई है, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल लेवल पे नहीं है ना, तो उसको उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आपके मोल्स के टर्म में हो जाएगा, जो आपका रिएक्शन हुआ था उस टर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, फर्स्ट मेथड आपका सिंपल था, आप उससे अटेम्प्ट करना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। फिर थैंक यू। ठीक है रोल। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की 15 मिनट का ब्रेक लेगा, 50 मिनट पेड। आफ्टर दैट 4:45 नेक्स्ट क्लास मैथमेटिकल टूल जीके सर की स्टार्ट हो।